हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय अशोक नाग। तो फ्रेंड्स, हम जो चैप्टर 4 है वीड खरपतवार उसके ये चौथा पार्ट है और इसके पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। उनमें हमने बात की थी खरपतवार क्या होता है, खरपतवारों के गुण क्या होते हैं, खरपतवारों के लाभ क्या हैं और खरपतवारों की हानियाँ क्या हैं। आज का अपना टॉपिक है खरपतवारों का विस्तार। खरपतवारों का विस्तार क्या होता है कि कोई भी खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा या कैसे फैलेगा, उसी को हम खरपतवारों का विस्तार कहते हैं। तो एक दो पॉइंट हमने पढ़े थे कि विशेषता में पढ़े थे कि खरपतवारों में कांटे होते हैं, तो कांटों की सहायता से किसी मनुष्य या जानवर के चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसके अलावा और भी विधियाँ हैं, तो एक एक विधियों को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। खरपतवारों का विस्तार। खरपतवारों का विस्तार खरपतवारों के बीज खरपतवारों के बीज अथवा वानस्पतिक भाग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी सहायता के पहुंचना ही क्या कहलाता है, खरपतवार का विस्तार कहलाता है। या तो खरपतवार के बीज या फिर खरपतवार का कोई वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक भाग में क्या क्या होता है, तो वानस्पतिक भाग में अपने जड़, पत्ती और तना, किसी भी पौधे का जड़, पत्ती और तना जो प्रजनन कर सकता है, नया पौधा बना सकता है, तो वो उसका वानस्पतिक भाग। तो या तो वानस्पतिक भाग या फिर कोई खरपतवार का बीज यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर नया पौधा बना लेता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, खरपतवारों का विस्तार कहेंगे। खरपतवार के विस्तार के कारण खरपतवार प्रकृति में उपस्थित है। यदि खरपतवारों का विस्तार नहीं होता है, मतलब खरपतवार एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलते हैं, तो खरपतवारों का जो अस्तित्व है वह नहीं रहेगा। तो खरपतवारों के विस्तार के कारण ही खरपतवार प्रकृति में उपस्थित है। खरपतवार के विस्तार की विधियाँ कौन कौन सी है, तो सबसे पहली विधि आती है वायु के द्वारा। वायु के द्वारा खरपतवार के बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। अब वायु के द्वारा कोई भी खरपतवार का बीज है या खरपतवार है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाएगा, जब वह वजन में हल्का होगा। तो देखो, कुछ खरपतवारों के बीज इतने हल्के होते हैं कि वायु के प्रभाव से वह दूसरी जगह पर जाकर गिरते हैं। दूसरा है अपने जल के द्वारा। तो जल के द्वारा कौन से खरपतवारों का विस्तार होगा, जो जलीय खरपतवार है उनका विस्तार जल के द्वारा होता है। जलीय खरपतवार जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। उदाहरण है इसका जलकुंभी, और ये जलकुंभी कौन सा खरपतवार है, एक जलीय खरपतवार है। फ्रेंड्स, इसे जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं। बंगाल का आतंक। जलकुंभी पहले खरपतवार नहीं था, इसको सुंदर फूलों के लिए लाया गया था, लेकिन इसने जो जलकुंभी है उसने अधिक वृद्धि करी और अब ये खरपतवार की श्रेणी में आ गया है। और इसके कारण से कई खरपतवार इसके कारण से जो जलाशय हैं वो भी उथले हो गए हैं, क्योंकि जलकुंभी नष्ट होती है तो ये कहाँ जाकर जमीन जो जलाशय है उसके नीचे जाकर इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण जो जलाशय हैं वो उथले हो गए हैं। कई जगह पर जो जल का प्रवाह है वो रुक जाता है। तो अब इसे खरपतवार की श्रेणी में रखा गया है। पहले तो इसको सजावट के लिए लाया गया था और इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। अगला विस्तार है खरपतवारों का पशुओं व चिड़ियों के द्वारा। तो पशु और चिड़िया क्या करती है, कई खरपतवार के बीज खा लेते हैं, और ये बीज जब ये चिड़िया है तो ये चिड़िया बीट करती है, या जब पशु गोबर करता है तो वो जो खरपतवार के बीज थे वो उस अपशिष्ट पदार्थ के साथ में बाहर निकलते हैं और खेत में उगाते हैं। देखो, पशुओं व चिड़िया के द्वारा कई खरपतवार के बीजों को ग्रहण कर लिया जाता है। ये बीज गोबर अथवा बीट के माध्यम से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। मानव कैसे विस्तार करता है खरपतवारों का। मानव की लापरवाही से भी खरपतवारों का विस्तार होता है। जैसे मनुष्य के चिपक कर खरपतवार का विस्तार होना, अथवा मशीनों के द्वारा देखो,
एक खेत में जुताई करके दूसरे खेत में जुताई करने से पूर्व यदि मशीन की सफाई नहीं की जाती है तो कई खरपतवार क्या होते हैं, मशीन के साथ में चिपक कर दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं। तो मानव या तो मशीनों के द्वारा खरपतवार का विस्तार करता है या फिर मनुष्य के चिपक कर खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी कि खरपतवारों का विस्तार हो जाता है। खाद, तो जो फ्रेंड्स हम गोबर की खाद बनाते हैं, यदि वो गोबर की खाद अच्छे से सड़ी हुई नहीं होती है तो उसके अंदर भी खरपतवार के बीज होते हैं, और यदि उस गोबर की खाद को हम खेत के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो खरपतवार के बीज खेत में पहुंच जाते हैं और खेत के अंदर उगाते हैं। बिना सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करने से उसमें उपस्थित खरपतवार के बीज दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं। खरपतवार का गुणन, तो फ्रेंड्स खरपतवार का विस्तार अपने इतना ही था। 5 विधियां पढ़ी हमने, खाद के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, पशुओं व चिड़ियों के द्वारा, जल के द्वारा और वायु के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं खरपतवारों का गुणन। गुणन का मतलब होता है खरपतवार के पौधे, या इसको कह सकते हो जनन। जनन जनन 2 तरीके से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यदि पौधों में लैंगिक जनन होता है तो पौधों का जो लैंगिक जनन से पौधों की संतान होगी वो क्या होगी, बीज। मतलब लैंगिक जनन से बीज उत्पन्न होता है जो नया पौधा बनाता है। दूसरा होता है अपने अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में अधिकतर जो जनन होता है वो किससे होता है, वानस्पतिक भागों से। और वानस्पतिक भागों में मैंने अभी बताया आपको, जड़, तना या पत्ती या फिर इनके रूपांतरण हो सकते हैं, उनके द्वारा खरपतवार का जनन होता है। देखो गुणन, खरपतवार के गुणन का क्या तात्पर्य, खरपतवार के जनन से हैं, और ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो बीज के द्वारा होगा, यदि पौधे में बीज बन रहा है तो फिर वह लैंगिक जनन होगा, और यदि वानस्पतिक भागों के द्वारा जनन हो रहा है तो फिर वह अलैंगिक जनन होगा। बीज के द्वारा, 1 वर्षीय व द्विवर्षीय खरपतवार अधिकतर बीजों के द्वारा जनन करते हैं। यह खरपतवार पहले तो वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और उसके बाद में जनन अवस्था में जाकर बीज का निर्माण करते हैं। बीजों की मात्रा किस पर डिपेंड करेगी, पौधे पर। ये हमने पहले पढ़ा है खरपतवारों की विशेषता में, ठीक है। अलग अलग पौधे की जो बीज उत्पादन क्षमता होती है वह अलग अलग होती है। अब वानस्पतिक भाग के द्वारा, तो इन खरपतवारों में जो जनन होता है वो वानस्पतिक भाग, जड़, तना या पत्ती से होता है। ये कैसे, ये निम्न है, जैसे प्रकंद और जड़ स्कंद, तो ये दोनों तने से हैं, ठीक है, राइजोम और रूट स्टॉक। उसके बाद में उपबुस्तारी, ये भी तने का ही रूपांतरण है। तने यदि भूमि के ऊपर लेट कर बढ़ते हैं और निश्चित स्थान की दूरी पर जाकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं तो वो रनर्स होता है। अंतः बुस्तारी, ये सकर्स होते हैं, तने का ही है। कंद, ये भी तना ही होता है। यदि तना भोजन संग्रहित करके फूल जाता है तो उसको हम कंद कहते हैं, जैसे आलू भी एक तरह का कंद है। तो उसी तरह से खरपतवारों के अंदर भी कंद के द्वारा नया पौधा बनता है। बुस्तारिका के द्वारा भी खरपतवारों में जनन होता है। सल्क कंद, जंगली प्याजी आ जाएगा इसमें, जो जंगली प्याजी खरपतवार है उसका जो जनन है वो सल्क कंद के द्वारा होता है। सब जड़, अमरबेल का जनन, हाँ, जड़ों के द्वारा भी खरपतवारों का जनन होता है। अमरबेल का जनन तने के टुकड़ों से हो जाता है, और गाजर घास का जनन पुष्प कलिकाओं से होता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। अमरबेल का जनन तने के टुकड़ों से और गाजर घास का जनन पुष्प कलिकाओं से हो जाता है। अब है अपने खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार का नियंत्रण करने से पहले हमें खरपतवार के नियंत्रण के सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, खरपतवारों का विस्तार और खरपतवारों का गुणन, यानी कि खरपतवारों का जनन। ये अपना तीसरा टॉपिक है, खरपतवार का नियंत्रण। तो खरपतवार नियंत्रण से पहले हमें उसके सिद्धांत मालूम होने चाहिए। उसके सिद्धांतों में पहला आता है खरपतवार की प्रकृति। प्रकृति का मतलब वह खरपतवार कैसी जलवायु में उगता है, पानी में उगता है तो सूखे में उगता है जी, यानी कि जलीय खरपतवार है, कृषि क्षेत्र का खरपतवार है, तो उसकी प्रकृति मालूम होना चाहिए, किस तरह की मिट्टी में उगता है। देखो,
अलग अलग खरपतवार अलग अलग जलवायु में उगते हैं, उनका नियंत्रण उनके जलवायु के अनुरूप होता है। तो इसमें सिंपल सा है कि जो सूखे क्षेत्र के खरपतवार है उनको हम पानी भर के नष्ट कर सकते हैं, और जो जलीय खरपतवार है उनको हम सूखा करके नष्ट कर सकते हैं। देखो, जलीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत से जल निकास कर देते हैं, या उस खेत को हम सूखा रहने देते हैं, तो जलीय खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। अब रेगिस्तानी खरपतवार है जो सूखे में उगते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए उसमें पानी या जल भर दिया जाता है। ये वहीं पॉसिबल है जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में। नेक्स्ट हमें खरपतवारों के जीवन चक्र की जानकारी होना चाहिए। जो खरपतवार है उसमें कब बीज उत्पन्न होते हैं, कब पुष्प आते हैं। 1 वर्षीय खरपतवारों को बीज बनने से पहले नष्ट कर देना चाहिए, अथवा खरपतवार का अंकुरण होते ही खेत में जुताई कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमें खरपतवार की सुसुप्ता अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। खरपतवारों की सहनशीलता के बारे में पता होना चाहिए। जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम 2,4-D रसायन का प्रयोग करते हैं, और यदि जैसे सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो वह 2,4-D से नष्ट नहीं होते हैं। 2,4-D का प्रयोग हम कौन सी फसलों में करेंगे, तो दलहनी, तिलहनी, चौड़ी पत्ती वाली 2,4-D का प्रयोग हमें इन फसलों में नहीं करना है, दलहनी, तिलहनी और चौड़ी पत्ती वाले में, क्योंकि 2,4-D से कौन सी फसलें या कौन से पौधे नष्ट होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले पौधे नष्ट होते हैं। तो इन फसलों के अंदर हमें 2,4-D का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फिर 2,4-D का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, 2,4-D के प्रयोग से सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं। तो सकड़ी पत्ती वाली जो फसलें हैं वहाँ पर हम 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। 2,4-D की फुल फॉर्म पिछले वीडियो में बता दी थी मैंने, 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार 2,4-D से नष्ट नहीं होते हैं, अतः इसका प्रयोग हमें सकड़ी पत्ती वाली फसलों में करना चाहिए। जैसे हम गेहूं में कर सकते हैं, गेहूं के अंदर, क्योंकि गेहूं की सकड़ी पत्ती होती है, तो सकड़ी पत्ती वाली फसल में किसको नष्ट करने के लिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमें खरपतवारों की जनन विधियों के बारे में जानकारी होना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के सिद्धांत में खरपतवार नियंत्रण करने से पहले खरपतवार की जनन विधियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जैसे वह खरपतवार जो बीज के द्वारा जनन करते हैं, उन खरपतवारों का हमें बीज बनने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। जैसे जंगली चौलाई, कृष्णनील, सत्यानाशी, जंगली प्याजी, जवासा आदि। जो खरपतवार वानस्पतिक भागों से जनन करते हैं, उन खरपतवारों को खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए, तो वो तापमान के कारण नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार नियंत्रण की विधियां, तो खरपतवारों के सिद्धांत में हमारे को 5 चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले खरपतवार की प्रकृति की जानकारी होना चाहिए। दूसरा, खरपतवार के जीवन चक्र की जानकारी होना चाहिए। खरपतवार की सुसुप्तावस्था का ज्ञान होना चाहिए। खरपतवारों की सहनशीलता का पता होना चाहिए। जनन विधियों के बारे में जानकारी होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ, खरपतवार नियंत्रण की अलग अलग विधियाँ, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्य विधियाँ, उसके बाद में इसकी रासायनिक विधियाँ होती है, और जैविक विधियाँ होती है, और भौतिक विधियाँ होती है। इनको हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 विधियाँ मुख्य होती है खरपतवार नियंत्रण की। भौतिक या यांत्रिक विधियाँ कह सकते हो, सस्य या कृषि विधियाँ कह सकते हो, रासायनिक या केमिकल मेथड होता है, जैविक या बायोलॉजिकल मेथड होता है। उसके पहले आज हम केवल 2 परिभाषाएं देखते हैं खरपतवार नियंत्रण में। सबसे पहले आते हैं निरोधात्मक उपाय। ये क्या होते हैं, जहाँ पर खरपतवार है, जिस खेत में खरपतवार है, उस खरपतवार को दूसरे खेत में फैलने से रोकना है, यानी कि खरपतवार को नए क्षेत्र में फैलने से रोकने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं निरोधात्मक उपाय। नेक्स्ट, उन्मूलन के निरोधात्मक उपाय में देखो, इसमें ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं जिससे खरपतवार को नए क्षेत्र में फैलने से रोका जाता है। उन्मूलन में क्या होता है, तो किसी क्षेत्र में जहाँ पर खरपतवार है उसको पूर्णतया नष्ट कर देता है।
किसी क्षेत्र से खरपतवार को पूर्णतया नष्ट करना ही क्या होता है, उन्मूलन कहलाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।